नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही अनोखी है, जिसमें देश का हर नागरिक सीधे वोट नहीं डालता, फिर भी ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा को बखूबी दर्शाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, भाई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देश के सर्वोच्च नागरिक यानी प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे जनता क्यों नहीं करती? मतलब हमारे वोट के बिना देश का राष्ट्रपति आखिर कैसे चुन लिया जाता है? इस सवाल का जवाब दरअसल हमारे संविधान की बनावट में ही छिपा है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं। गणराज्य होने का मतलब है कि देश के सबसे बड़े प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट जो कि राष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव होगा। वो कोई राजा या रानी नहीं होंगे। और लोकतांत्रिक होने का मतलब है कि सरकार के प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी जनता ही चुनेगी। बस इसी वजह से हमारे यहाँ दो अलग अलग चुनाव प्रणालियां काम करती हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम और आप सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, बल्कि हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं ना, वो हमारी तरफ से राष्ट्रपति को चुनते हैं। चलिए देखते हैं कि ये प्रतिनिधि आखिर हैं कौन। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसे इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब ये कोई कॉलेज या कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये उन खास चुने हुए प्रतिनिधियों का एक ग्रुप है जिन्हें राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार है। इसीलिए यहाँ जनता का सीधा वोट मायने नहीं रखता, बल्कि इस इलेक्टोरल कॉलेज का वोट ही सब कुछ तय करता है। तो फिर सवाल यह है कि इस खास इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कौन कौन है? कौन है वो लोग जो देश के अगले राष्ट्रपति का फैसला करते हैं? आइए इस ग्रुप की बनावट को जरा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, इस इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहले तो लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सांसद यानी एमपीज शामिल होते हैं। इनके साथ ही सभी राज्यों के चुने हुए विधायक यानी एमएलएज भी इसका हिस्सा हैं। और हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलएज को भी वोट देने का हक है। अब ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि कौन वोट नहीं दे सकता। जो नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सांसद होते हैं, वो वोट नहीं देते। साथ ही विधान परिषद के सदस्य, जिन्हें एमएलसीज कहते हैं, वो भी वोट नहीं देते, क्योंकि ये व्यवस्था हर राज्य में है ही नहीं। और जैसा कि हमने पहले ही बात की, आम जनता भी इस चुनाव में सीधे वोट नहीं डालती। चलिए अब आते हैं इस चुनाव प्रक्रिया के सबसे अनोखे और सबसे मजेदार हिस्से पर। यहाँ हर एक वोट बराबर नहीं होता। जी हाँ, राष्ट्रपति ज्यादा वोटों से नहीं, बल्कि ज्यादा मूल्य वाले वोटों से चुनाव जीतते हैं। तो ये मूल्य या वोट वैल्यू आखिर तय कैसे होती है? इसका भी एक पूरा गणित है। तो क्या हर वोटर का वोट बराबर है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सांसद के वोट की वैल्यू एक विधायक के वोट की वैल्यू से अलग होती है। और तो और अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोटों की वैल्यू भी एक दूसरे से काफी अलग होती है। किसी भी एमएलए के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी पर निर्भर करती है। इसे निकालने का एक फॉर्मूला है। पहले राज्य की कुल आबादी को वहां के कुल एमएलएज की संख्या से डिवाइड किया जाता है। फिर जो नंबर आता है उसे 1000 से और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिस राज्य की आबादी ज्यादा हो, राष्ट्रपति चुनाव में उसकी बात का वजन भी ज्यादा हो। और ये स्लाइड देखिए, इस अंतर को कितने साफ तरीके से दिखाती है। उत्तर प्रदेश, जहां आबादी बहुत ज्यादा है, वहां के एक एमएलए के वोट की वैल्यू है 208। वहीं सिक्किम, जहां आबादी बहुत कम है, वहां के एक एमएलए की वोट की वैल्यू है सिर्फ 7। सोचिए, जमीन आसमान का फर्क है। जब पूरे देश के सभी एमएलएज के वोटों की वैल्यू को जोड़ा जाता है, तो ये आंकड़ा लगभग 5,43,200 के पास पहुंचता है। ये नंबर एक तरह से सभी राज्यों की सामूहिक शक्ति को दिखाता है। और यहाँ एक बहुत ही शानदार बात है, सभी सांसदों के वोटों की कुल वैल्यू भी लगभग इतनी ही होती है, यानी करीब 5,43,200। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संतुलन जानबूझकर बनाया गया है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच पावर का एक बैलेंस बना रहे। सच में ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती है। तो हमने वोट और उनकी वैल्यू को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि वोटों की गिनती और जीत का फैसला होता कैसे है। ये तरीका भी आम चुनावों से एकदम अलग है। ये चुनाव एक सीक्रेट बैलेट पेपर पर होता है, जिसमें वोटर किसी
एक उम्मीदवार को नहीं चुनता, बल्कि वो अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक देता है कि ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी और ये तीसरी, वगैरह वगैरह। इसे ही प्रेफरेंशियल वोटिंग या वरीयता क्रम में वोट देना कहते हैं। गिनती का तरीका भी बहुत अनोखा है। सबसे पहले सबकी पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। अगर किसी को 50% से ज्यादा वोट वैल्यू मिल गई तो वो जीत गया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया जाता है। फिर उसके वोट्स को उन वोटर्स की दूसरी पसंद के हिसाब से बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीत का जादुई आंकड़ा नहीं मिल जाता। अच्छा, हमने चुनाव प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन इस पद के लिए उम्मीदवार कौन बन सकता है? क्या कोई भी चुनाव लड़ सकता है? नहीं, इसके लिए भी कुछ खास योग्यताएं और शर्तें हैं। देखिए, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई कुछ बुनियादी शर्तें। लेकिन सबसे मुश्किल नियम ये है, एक उम्मीदवार के नॉमिनेशन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 दूसरे सदस्य अनुमोदक। इसका मतलब उम्मीदवार बनने के लिए ही आपको कम से कम 100 एमपीज या एमएलएस का सपोर्ट चाहिए। और असल में यही वो नियम है जो हर किसी को ये चुनाव लड़ने से रोकता है। तो आखिर में सवाल ये